इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एम्बिट में है, वो जब भी अनाउंस करेंगे, जो हमसे कहेंगे हम उनको वो असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। जिस तरह से लोग अपने अपने फैसले खुद करने लग गए हैं तो खुदा ना खास्ता जलाओ गिराओ की कैफियत पूरे पाकिस्तान में शुरू हो जाएगी। एक ऐसा बयानिया करने की कोशिश बाज़ औक़ात सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में रेस्पोंडेंसी की तरफ, सियासियत की तरफ ऐसे तकाबली जायजा लिया जा रहा होता है जैसे पाकिस्तान कोलैप्स करने लगा। अवाम का तमाशा देख रहे हैं। 1000 कमा रही है तो 200 रुपए 300 रुपए पेट्रोल डलवाएगी। 25 से 30 हज़ार तो सिर्फ विलों में दे रहे हैं। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, अवाम अभी बिजली बिलों के सदमे से संभल नहीं पाए थे कि निगरान हुकूमत ने दूसरी बार पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा किया। 14 रुपये 91 पैसे पेट्रोल और डीजल 18 रुपये 44 पैसे बढ़ा दिया है, जिसके बाद महंगाई की आग मजीद बुलंद हो गई है। इस सब में डॉलर बदमस्त हाथी की तरह रुपये को कुचल रहा है और ओपन मार्केट में तबाही बर्पा किए हुए हैं। ये सब कम नहीं था कि इस बीच शुगर मिल्स एसोसिएशन ने भी आइंदा साल चीनी की किल्लत का ढोल पीटना शुरू कर दिया है। मार्केट में चीनी की कीमतों में भी इजाफा हो गया है और मुल्क के बेशतर शहरों में चीनी 175 रुपये में सार्फिन को दस्तयाब है। वजारत फूड सिक्योरिटी के मुताबिक चीनी की ये किल्लत मसनूई है। सूरत हाल ये है कि मुल्क में इजाफी चीनी होने के दावों के बावजूद चीनी महंगी बिक रही है और इन हालात के पीछे वही अवामिल कार फरमा हैं जो गुज़िश्ता कई दिहाइयों से चलते आ रहे हैं। वही एक्सपोर्ट की इजाज़त, स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और सट्टाबाजी। इत्तेहादी हुकूमत के वज़ीर ख़जाना जो महज 3 हफ्ते पहले तक मुल्क के माशी मामलात पर अकले कुल थे, आज फरमा रहे हैं कि मुल्क में चीनी की किल्लत नहीं बल्कि इस्तिसाली तरीक़ा कारोबार और बुरा तर्ज़ हुकूमत है। अंदाज़ा लगाइए, ये वो साहब हैं जिनके दौर में एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई और अब निगरान हुकूमत को स्मगलिंग रोकने के लिए नसीहत कर रहे हैं। आखिर किस दौर में चीनी बहरान के पीछे ये अवामिल नहीं थे और किस हुकूमत ने शुगर कारोबार को माफिया का नाम नहीं दिया, तो क्या आज निगरान हुकूमत पर जिम्मा डालना ठीक होगा? ताज्जुब की बात यह है कि कल तक जिनको डार साहब भी चीनी माफिया कहते थे, अब चूंकि वो इस्तकाम पाकिस्तान के नाम से सरगर्म है तो इसलिए उनका नाम नहीं ले रहे और सारा जिम्मा निगरानों पर डाल दिया है। इस सूरत हाल पर बात करेंगे। साथ ही साथ आज PTI के सदर चौधरी परवेज इलाही रिहाई के फौरी बाद इस्लामाबाद पुलिस के हत्थे चढ़ गए। MPO के तहत इस्लामाबाद पुलिस ने PTI सदर को लाहौर से गिरफ्तार किया जब वो हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहाई पाकर अपने घर के करीब पहुंचे थे। मजीद ये कि लाहौर हाई कोर्ट ने रिहाई के हुक्म के साथ हिदायत की थी कि चौधरी परवेज इलाही को घर पहुंचाया जाए और इन्हें कोई अथॉरिटी या इदारा गिरफ्तार ना करे, मगर इस्लामाबाद पुलिस ने इसकी भी परवाह नहीं की। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट अज़ीज़ सिद्दीक साहब जो हैं वो हमारे साथ हैं। कुछ ही देर में हमें सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब जो हैं वो ज्वाइन कर लेंगे और कुछ ही देर में हमारे साथ सायरा बानो साहिबा भी जो हैं वो मौजूद होंगी। अज़ीज़ सिद्दीक साहब, आपसे शुरू करती हूँ। मेरा ख्याल है पिछले अगर कई दिहाइयों का आप देख लें, रिकॉर्ड उठाकर देख लें, चलें अगर हम मुशर्रफ साहब का टाइम ही देख लें कि कहा जाता था कि जी वॉज ऑल पावरफुल, उन्होंने भी एक शुगर कमेटी जो है बिठाई थी, उसमें भी यही चीज़ें सारी जो हैं वो पॉइंट आउट हुई थी। फिर एक शुगर कमीशन जो है वो बनी पिछले दौरे हुकूमत में, लेकिन वही अवामिल, वही रीजनिंग, वही इशूज़, आज तक किसी को सज़ा नहीं हुई। मैंने नहीं देखा कि किसी को सज़ा हुई है, ना होर्डिंग पे, ना चोरी पे, किसी चीज़ पर भी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अब चूंकि हकायक बता दूंगा, ये चूंकि सारा मेरा सब्जेक्ट है, महंगाई के हवाले से भी और चीनी के, मैं चीनी की कीमतों के हवाले से 15 साल से मुख्तलिफ पिटिशंस कर रहा हूँ और ये मैं क्रेडिट दूंगा इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को कि उसके दौर में बाकायदा चीनी की प्राइस फिक्सेशन के हवाले से एक मैकेनिज्म आया। चीनी को एक्सपोर्ट पे ले जाने से पहले बड़ा एक और अपना ट्रेस एंड ट्रैक का एक मैकेनिज्म दिया गया। ये वो है जो मैं अदालतों के हवाले से बता रहा हूँ मैं आपको, और ये सारी चीजें हम रिकॉर्ड पर ले आए। लेकिन वजह ये है कि जब आप मुंतखब हुकूमतें मेरिट पे काम नहीं करेंगी तो ये हाल होगा। दूसरी बात बड़ी जबरदस्त है कि इसके ऊपर जब वो मैकेनिज्म निकाला तो पता चला यहाँ 3 तरह से काम होता है। आप हैरान रहेंगी क्या होता है कि चीनी जो है ना, जब प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन होने के बाद फौरन सेल कर दी जाती, कागजों में सेल नहीं होती है वहाँ।
और वहां पर टैक्स चोरी होता है, वो बाहर पड़ी जाती है, जहां के गोदाम में पड़ जाती है वो होड़ होती है। और होड़ होने के बाद वही चीनी जो क्या करते हैं, यानी अभी क्या मसनूई किल्लत कैसे पैदा होती है, वो यहाँ से स्मगलिंग होती है अफगानिस्तान के रास्ते, ईरान के रास्ते, और वो बाहर पड़ी रहती है। और कई दफा तो ऐसी है जहाँ गोदामों में पड़ी जाती है, और फिर आप क्या कहते हैं, फिर उसका एक्सपोर्ट किया जाता है, री एक्सपोर्ट, और वही लोग इनडायरेक्ट तरीके से वही चीनी इस मुल्क के अंदर वापस आ जाती है। और जो किल्लत थी, और ये नॉर्मल रूटीन है। और सबसे ज्यादा कसूर ये है कि पीडीएम की हुकूमत ने इस तरफ कोई तवज्जो, वजह ये है कि आपको पता है इमरान खान के साथ जो चीनी चोर थे वो तो जहांगीर तरीन थे ना, तो अब पिछले अगर देखा जाए तो वो लोग कहाँ बैठे हुए थे सारे, तो वो चीनी माफिया जितना भी है ना, वो सारा हुकूमत में, पिछली हुकूमत में भी इस्तेकाम पार्टी के अंदर भी बैठा हुआ है, और मौजूदा निगरान हुकूमत का भी हिस्सा है। तो ये अब और नैब आपने खत्म कर दिया। माफी सिद्दीक साहब, बेशक इमरान खान साहब ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया, लेकिन वो भी उसको कोई फ़ायदा हमें नहीं हुआ, बिकॉज वो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम उस पर जो चीनी माफिया है वो हावी हो जाता था। और ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि इमरान खान साहब ने, जहांगीर तरीन साहब इज़ ऑन रिकॉर्ड आके वो कहते थे कि मुझे इमरान खान साहब कहते हैं बताओ लोगों को चीनी कैसे चोरी हो रही है, और फिर क्योंकि उनको कट टू साइज करना था तो उन पे जो है वो सारा मलबा उन पे गिरा दिया गया। मेरा ख्याल है मैं और आप एज आम पाकिस्तानी, क्योंकि मेरा तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना आपका ताल्लुक है, हम ये बात एक्नॉलेज कर सकते हैं कि क्योंकि दोज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसलिए कुछ नहीं होगा, वो किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीडीएम हो, चाहे वो जो भी हो। नहीं देखिए एक बात देखिए, अगर वही चीज जो कि मैंने पब्लिक इंटरेस्ट में किया ये सारा काम, बिल्कुल अगर उसी को आज भी प्राइस मैकेनिज्म का, अदालतें खुल गई हैं, मैं आपके प्रोग्राम में ऐलान कर रहा हूँ, अगले हफ्ते में मैं बाकायदा मैं पिटीशन लेकर जा रहा हूँ इस चीनी, और आपके सामने सच सारा आएगा। और पता ये फर्क सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पिछले 17 माह से आपने चीनी नहीं पकड़ी गई, आपने देखा लाइनों में लग के गंदमियां बेची गई, आटा बेचा गया, और उसमें इतने बड़े बड़े स्कैंडल सामने आए। और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि आम आदमी की जिंदगी, अभी तो पेट्रोलियम के अंदर हमने बड़ा काम किया, उसमें पेट्रोलियम में भी इमरान खान के दौर में जुडिशियल कमीशन बना था, वह पता लगा कि ये पूरा जो स्टोरेज है वो पूरी रखते, और पेट्रोल जैसे इंपोर्ट होके, अभी भी आप हैरान रहे हैं कि इस वक्त भी आज भी अगर देखें कि जो पेट्रोल की जो महंगी कीमतें हुई हैं वो हमारे कोर्टों के ऑर्डर्स के खिलाफ है। लेकिन यहाँ बताया जाता है कि मुल्क की इकोनॉमी डूब गई है। अगर आपने छेड़ा इसको, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने नीलम जेलम सरचार्ज वगैरह बिजली में सारे सेट असाइड कराए, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, और 100 अरब के करीब वो पैसे जो वापस मिलने थे वो आहिस्ता आहिस्ता किस्तों में ले लिए गए। अभी भी देख लें आप, IMF का जो बोझ है आपके ऊपर, क्या वजह है? बिल्कुल सही है, आपका सर्कुलर डेट बहुत बड़ा इशू है, बहुत इशूज है। मैं जरा सारे साहब की तरफ चलती हूँ, क्योंकि मेरी तरह वो भी मुस्कुरा रही थी जब आप ये कह रहे थे कि आप हकाइक सामने लाएंगे। बिल्कुल आप हकाइक सामने लाएंगे, लेकिन उन हकाइक पे ना आगे जाके होना कुछ नहीं है। और मुझे और सायरा साहिबा को जो है ना वो 190 रुपए की चीनी ही खरीदनी पड़ेगी, जो हमें पिछले 5 साल में 30 रुपए से होते होते सब ने अपना हिस्सा डाला, और इस वक्त 190 तक बिक रही है। सायरा साहिबा क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। अगर टाइम हो तो प्लीज़ 2 मिनट दीजिएगा। आपने कहा सायरा को चीनी खरीदनी पड़ेगी 190 में। आम कोई भी आप घर ले लें, मेरे घर में तो 4 किलो से ज़्यादा चीनी इस्तेमाल नहीं होती, 5 किलो से ज़्यादा चीनी इस्तेमाल नहीं होती। हम जो भी मुलाजिम वगैरह पिए, मसला ये है कि चीनी जाती कहाँ है। आप ये चीनी का बहरान भी आवाम के सर के ऊपर डाल रहे हैं। कोई भी घर होगा नॉर्मल, 3-4 किलो से ज़्यादा चीनी मेरे ख्याल में उस घर में इस्तेमाल नहीं होती। आजकल तो बीमारियां भी इतनी ज़्यादा हो गई हैं, डायबिटिक हो गया, हार्ट, ये वो, तो लोगों ने परहेज़ शुरू कर दिया। और कुछ लोग जो बहुत वो कहते हैं ना कि हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो उन्होंने गुड़ का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब ये चीनी जाती कहाँ है? चीनी बेकरीज में जाती है, चीनी मिठाई वालों के पास जाती है, और चीनी जूसेस बनाने वाली फैक्ट्रीज के पास जाती है। और हमारे जो डॉलर्स में हम जो वहाँ से फिर महंगी दामों चीनी मंगवाते हैं, जिसमें हम लोग भी जो आटे में नमक के बराबर हैं वो पिस जाते हैं। असल में ये माफिया है। बाकी शुगर की आप बात करें, ये मुझे बताइए कि फैक्ट्रीज मालिकान के नाम आप देखें तो वो तो सब हमारे ऐवानों में बैठे हैं। जैसे टोबैको माफिया बैठी हुई है, वैसे शुगर माफिया। किसी आम गरीब बंदे की चीनी की मिल तो हो नहीं सकती, 1 अरब से ऊपर चाहिए उसको वो लगाने के लिए। फिर हम शोर मचाते हैं, बम्पर क्रॉप्स हुई, ये हुई। मैं जिस वक्त हुकूमत में हम लोग थे तो थोड़ा ताल्लुक गुड्स ट्रांसपोर्ट से भी है, तो अभी ये हुआ नहीं था, तो वो मेरे भाई ने मुझे बताया कि चीनी के
3 ट्रक आए हैं। तो मैंने कहा वो 3 ट्रक कहाँ गए? उन्होंने कहा वहीं पर ही कोई उस तरफ कोई गोदाम है जिस गोदाम में वो डंप हो गए हैं। खैर मैंने थोड़ी सी तहकीकात की, फिर मैं खुसरू बख्तियार साहब से मिली, फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा उन्होंने, वो तो ला इल्म थे। फिर मैंने 3-4 जगह बात की कि क्या चीनी का बहरान आने वाला है, और आप यकीन नहीं करें डॉक्टर साहिबा कि 15-20 दिन के बाद ये गुलगुला उठा कि चीनी का बहरान है। और मुझे तो 20-25 दिन पहले पता था कि 3 छोटे पानी के जहाज चीनी के भरे आए और वो यहाँ पर कराची में गोदामों में वो हुए। उसके बाद जब इन्होंने यूटिलिटी स्टोर में चीनी पहुंचाई, उसका कोई तरीक़ेकार नहीं है उसको पकड़ने का, इसलिए कि जब वो चीनी यहाँ से जाती है, ये सब गुड्स ट्रांसपोर्ट वगैरह से जाती है, तो बहाना ये होता है जो हमारे सरकारी एहलकार है जिनकी परवरिश ही इन्हीं वो क्या कहते हैं नकायत पे हुई है, वो क्या कहते हैं कि बारिश हो गई। अगर ज़रा सा मौसम आपका पंजाब से आगे जाकर वेदर होता है तो वो जो 80 रुपए की चीनी यूटिलिटी स्टोर को मिलती है, वो कह रहे हैं कि हमने बहुत मुश्किल से 60 वाली मिठाई वालों को और इनको देकर जान छुड़वाई है, इसलिए कि बारिश हो गई थी और वो चीनी गीली हो गई थी, वो यूटिलिटी स्टोर जाने के काबिल नहीं है। ये सारी चीज़ें मैंने 10 दफ़ा मीटिंग में बताई। और अभी जो पेट्रोलियम की बात करें, देखिए मुझे समझ नहीं आ रही, बस 1 मिनट, कि ये अशराफिया क्यों, बदमाशियां हम क्यों नहीं कह सकते? जो माफिया है वो हर हुकूमत में बैठे होते हैं। बिल्कुल सही। सबसे बड़ी आप पेट्रोलियम की बात करें तो मैं तो हुकूमत के साथ थी, सदीकी साहब बैठे में, तो नदीम बाबर कहां से पैराशूट से आ गए थे जिनका ताल्लुक ही पेट्रोलियम से था, जिन्होंने बैठ के वहां पर अरबों खरबों के फायदे उठाए, जिन्होंने पेट्रोल बढ़ना होता था और 2 दिन पहले से पेट्रोल नहीं मिलता था, तो वो फिर कहां से आ गए? किसी ने पिस्टल तो नहीं रखी हुई थी कनपट्टी पर कि आप इस तरह के लोग लाकर अपनी हुकूमत में आप बिठाएं पैराशूटर्स? और रजाक दाऊद कहां से आ गए थे जिन्होंने पेपर के ऊपर टैक्स वो किया, और वो प्लास्टिक बारदाना और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं जो कि आलिया हमजा होती थी और मैं बैठ के उसके साथ मुझे इन सारी चीज़ों को पता होता था, लेकिन जाहिर है इतनी हैसियत नहीं थी हमारी कि ये इश्यूज उठाकर किसी के सामने बोल सकें। तो ये आते कहाँ से हैं? और उसके बाद भुगतती हुकूमत है, फिर वो अवाम के कटहरे में और मीडिया के सामने आके अपना ट्रायल दे रहे होते हैं कि हमने ये कोशिश की थी, ये कोशिश की थी। क्यों आप लेकर आगे के इलेक्ट्रिक के चेयरमैन को? बिल्कुल ठीक। जहाँ से मतलब जो जिस चीज़ को उठाएं वहाँ पे कोई नई जो है वो दास्तान जो है वो नज़र आती है। बट यू हिट द नेल ऑन द हेड, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये अशराफिया नहीं, इस वक्त जो है ये आपको हर जगह जो है ये बदमाशियाँ जो है ये आपको जो है वो नज़र आता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अफनान साहब के पास जाने से पहले मैं ज़रा सुनवाना चाहती हूँ कि जब अफनान साहब की पार्टी जो है वो अपोजिशन में थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो इनके लोग क्या कहा करते थे, सुन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। चीनी एक्सपोर्ट की गई 52 रुपए चीनी थी, 52 रुपए, और फिर वक्त आया चीनी की कीमत 110 रुपए किलो तक जा पहुंची। दोनों हाथों से कौम को लूटा गया। हुकूमत ने एक्सपोर्ट की भी इजाजत नहीं दी थी। मुल्क में कीमत थी चीनी की 55 रुपए 47 पैसे, आज है 90 रुपए। जो मिल मालकान है वो इस शरह पर सालाना 180 रुपए अरब रुपए का अजाफी मुनाफा हासिल करेंगे। इसका जवाब किसी के पास है? ये चीनी बहरान जो है ये उस फैसले की वजह से पैदा हुआ जो फैसला जो है वो ECC में बैठ के किया गया, वो फैसला जिसकी अप्रूवल जो है वो कैबिनेट में दी गई। इमरान अहमद न्याजी ने अगर चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत दी तो तब दी जब मुल्क के अंदर चीनी की कमी थी, जिससे 300 अरब रुपया एक आम आदमी की जेब पे डाका पड़ा। अच्छा अफनान साहब, 110 पर चीनी जो है वो हराम थी और इस वक्त 190 पर जो है वो हलाल है। एक्सपोर्ट उन्होंने की तो वो हराम थी, एक्सपोर्ट आप लोगों ने की तो वो हलाल है। जब मतलब आपने एक्सपोर्ट की तो ऑटोमेटिकली आपको याद है कि 85 रुपीज़ से 98 रुपीज़ बढ़ गई थी। बड़ी कोशिश की उनको नीचे लाने की, लेकिन वो ना हो सका। तो मेरा ख्याल है आई थिंक इट्स हाई टाइम कि वी ऑल एक्नॉलेज कि ये सारे जो जिनको ये माफिया का नाम हम देते हैं, ये सारे इस वक्त हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बैठे हैं और हमेशा ही होते हैं। आजकल के हर पार्टी में होते हैं, हर जो हुकूमत में पार्टी होती है उसमें होती है और अपनी मर्जी के फैसले लेते हैं। देखिए बात ये, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए बात ये है कि अगर हम सफ़ेद को भी स्याह कहेंगे, स्याह तो स्याह है ही, अगर हम सफ़ेद को भी स्याह करेंगे तो हम अपना ही नुकसान करेंगे। उसकी वजह ये है कि 2013 से 2018 तो ये कीमत नहीं बढ़ी ना,
ये भी तो आप आवाम को बताएं। हम जब बैठे हुए थे, अगर हम ऐसे ही थे जैसे ये मामला इतना ही सादा है, तो जो है उस वक्त बढ़ जाती। बात ये है कि पाकिस्तान पंजाब के सूबे के अंदर हमारी हुकूमत नहीं चलनी थी ना इन्होंने 63A ला के, और जो भी फ्रॉड किए इस मुल्क में। जब आपने इतने बड़े सूबे को महरूम कर दिया हुकूमत से, तो उसके इम्प्लीकेशन है ना कोई। आप इस मुल्क के अंदर सियासी निज़ाम चलने नहीं देते, सही है ना। नहीं, लेकिन ये उसके बाद ये चीनी की प्राइसेस का क्या, चीनी की प्राइसेस का ये कि प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज आपकी मैनेज करेंगी ना ये चीनी की प्राइस। तो विफाक में प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी, विफाक तो इस्लामाबाद ही करेगी ना, सूबे का कौन करेगा? नहीं, लेकिन असल में सूबा है ना, लेकिन मेरी गुजारिश सुनिए, मैं कुछ शुगर लेकिन क्या आपके इत्तेहादी सिंध में नहीं बैठे? मेरी गुजारिश सुन ले, देखिए 500,000 टन हमारी खपत है, हमारी 0.6 तक है ना, और 2.3 मिलियन टन अभी भी पड़े हुए स्टॉक में, ठीक है ना। अगर नवंबर में क्रशिंग सीजन आ रहा है और उसके लिए हमारे पास इनफ रिजर्व है। अब बात ये है कि ये मामला सारा प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज का और स्मगलिंग का है, ये दो चीज़ें हैं मेनली। अगर आप उन दो चीज़ों को पकड़ लेंगे, प्राइस वापस नीचे आ जाएगी। और ये जो है, ये अगर ये बुनियादी तौर पे जब पॉलिटिकल सिस्टम सारे दिन जो है वो उसको आप उसके बेड़ा गर्क करेंगे, तो जो एनर्जी कहीं और लगनी है वो इधर लगेंगी। नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए कि अब आप कह रहे हैं प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है, चलें विफाक में आपके पास थी हुकूमत, प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी, प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी एक मैकेनिज्म जो है उसका होता है। ये ना मैं पिछले कई सालों से सुन के जी प्राइस कंट्रोल हम जो है वो इंस्पेक्टर्स भेजेंगे, वो जाके कंट्रोल करेंगे। ये मुझे याद है जिस वक्त रमज़ान आता था ना, और रमज़ान में भी आप इसको नहीं डिनाई कर सकते, क्योंकि ये एक हम सुनते आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते थे सस्ता बाजार लगेगा, वहाँ से ले लें, और नहीं है तो प्राइस कंट्रोल इंस्पेक्टर्स जाएंगे। कभी हमें चीज़ें नीचे होती हुई नजर नहीं आई, इवन व्हेन शहबाज शरीफ वाज द चीफ मिनिस्टर। हैविंग सेड दैट, सर इजाजत सुने, सर मैं चीनी की बात नहीं कर रही, मैं वैसे एक बात कर रही हूँ कि हमें ये ना हम सुन के प्राइस कंट्रोल इंस्पेक्टर्स, और आपके पास सर मेरी गुजारिश सुनिए, आपके पास वफाक तो था, ठीक है, यहाँ पे चीनी किस तरह मिलती रही, फिर आपके इत्तेहाद, ये पूछ रहा हूँ कि 13 से 18 ठीक है नहीं थी, इसका जवाब दे दो आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि 13 से हमें 55 रुपए 16 महीने आपके पास हुकूमत थी, 16 महीने हुकूमत थी, 55 रुपए किलो हमें चीनी मिली। अफनान साहब, हमने 55 रुपए किलो छोड़ी 5 साल के अंदर। अफनान साहब, लेकिन हुकूमत आपके पास थी, 16 महीने थी। नहीं, फिर आप टूथलेस हुकूमत थी, हमारे पास नहीं, टूथलेस हुकूमत थी। मैं ये कह रहा हूँ कि 13 से 18 2013 के 2018 55 करोड़ छोड़ के गए, 5 साल चीनी की कीमत ऊपर मुझे सिर्फ, अगर आपकी ये बात दुरुस्त है कि सारे फिर आपने जवाब नहीं देना, फिर आपने जवाब नहीं देना, मतलब आपका कह रहे नहीं, मैं पूछ रही हूँ इस्लामाबाद आपके पास था, ठीक है, आपको ताना मिलता था 27 किलोमीटर की हुकूमत है, ठीक है, वहाँ आप कंट्रोल नहीं कर सके। आपके इत्तेहादी सिंध में, गुजारिश सुन लीजिए, गुजारिश सुन लीजिए, आपके इत्तेहादी सिंध में जो है वो आपके इत्तेहादी मौजूद थे, इसी तरह बलूचिस्तान में, ठीक है। आपको बताया ना, मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि जब हमारी हुकूमत थी हमने उसको 55 पे मिला, 55 पे छोड़ के गए। अब आप 5 साल कीमत नहीं हिलने दी हमने, ये कि किसी ने मेहनत ही की थी ना, आज नहीं कोई कर रहा तो देख लें क्या हाल है इस मुल्क का। इसी तरह बाकी चीज़ों का भी यही हाल है। बात ये है कि जो ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान था ना, ये जो चेयरमैन PTI, ये उसके आफ्टर शॉक से जब आ रहे थे, जब ये सारा सत्यानाश हो गया। जब आपने कहा था कि हम आएंगे, नो कॉन्फिडेंस आएगा हमारे, कैटेगोरिकली आपके लोग कहते थे कि अगर पीछे नहीं लेके जाएंगे कीमतें तो बढ़ने नहीं देंगे। हमने ये कहा था कि हम मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लेंगे, हमने बचा लिया। अगर 1000 रुपए का डॉलर होता ना, देखिए मेरी गुजारिश है, 1000 रुपए का या 2000 रुपए का डॉलर होता ना, तो फिर आप मुझे बताते हैं कि क्या है। ये तो रोजाना एक हफ्ता हुआ नहीं था हुकूमत गए हुए, इन्होंने कहा, इसने चेयरमैन PTI ने, कि ये तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। मुल्क तो अगले हफ्ते डिफॉल्ट कर रहा है। कैसे डिफॉल्ट कर रहा था? अगर इतना अच्छा मुल्क छोड़ के गए थे तो मुल्क डिफॉल्ट क्यों कर रहा था? चलिए आप मुझे ये बता दें। अफनान साहब, मुझे ऐसे तो नहीं हो सकता ना, आप उसको, आप इस चक्कर में कि सारे एक जैसे हैं, आप हमें रगाड़ी हैं। आप ये बताएं 13 से 18 हमने परफॉर्मेंस दिखाई कि नहीं दिखाई? हमने हर चीज़ कहते हैं कंट्रोल में रखी। इन्फ्लेशन 3% थी टोटल। अफनान साहब, जब 13 से 18 का जो टाइम था ना, उस पर आपको क्रेडिट देते रहे हैं, ठीक है। अब गुजारिश सुने, क्या ये आप इससे डिनाई करते हैं कि जरदारी साहब ने प्रेशर नहीं डाला एक्सपोर्ट करने के लिए? आपने एक्सपोर्ट की, जिसकी वजह से इस वक्त प्रॉब्लम, जैसे आपने एक्सपोर्ट की बिजली, इसकी चीनी की प्राइस जो है वो 85 से 98 गई। ये गलत मैं कह रही हूँ? फैक्ट्स अगर गलत हैं तो आप बता दें। ये आपके फैक्ट हो सकता है, कहते हैं बिल्कुल ठीक हो, मैंने एग्जैक्टली ये कहते हैं ये वाली बात चेक नहीं की, लेकिन बात ये है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि, और इसमें एक और बात ये वाली भी है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि देखें, अगर कोएलिशन गवर्नमेंट होती है तो कोएलिशन गवर्नमेंट और मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग।
ज़ाहिर है उसके अंदर बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, उन सब के इंटरेस्ट होते हैं, तो then you can't condone this ना। आप कहें कि हाँ जी फिर हमारे पे प्रेशर्स थे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब खुद कह रहे थे कि मेरे पास समरी आई कि एक्सपोर्ट करनी है, मैंने कहा स्टॉक्स चेक करूंगा, हालत ठीक नहीं है, लेकिन नहीं, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कर दी ना जरदारी साहब। अगर आपने स्टॉक रख के मुल्क में 2.5 लाख टन है तो फिर आप छोड़ते रहे। मुझे तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 2.3 मिलियन टन आज भी स्टॉक में पड़ा हुआ है शुगर। आपके पास इनफ सप्लाई है टिल नवंबर जब क्रशिंग सीजन आ रहा है। ये भी आप चेक कर लें, मैं गलत कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा। बुनियादी मसला वही है जो मैंने पहले कहा कि पॉलिटिकल सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया है पिछले 5 साल में प्रोजेक्ट। अच्छा, वैसे ये मेरे पास ये पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन की भी जो है ये पड़ी हुई है मेरे पास, ठीक है, जो इस वक्त बातें कर रहे हैं कि जी रेगुलराइजेशन नहीं होती, बहुत ज़्यादा जो है ओवर रेगुलेटेड है सेक्टर। उन्होंने भी बात की है कि जी प्रॉब्लम जो है वो आएगी, ठीक है, तो फिर वो भी गलत कह रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी बात दुरुस्त है, आप मान लेते कि जी हम जो है वो इतने बुरे हैं कि हमने जानबूझ के कर दिया है, तो फिर हमने 13 से 18 क्यों नहीं किया? चलें आप ये बताएं। वो तो मैंने तो क्रेडिट दे दिया ना आपको। अब आप फिर ये बताएं, कम से कम अगर मैंने क्रेडिट आपको दे दिया तो कम से कम आप ये तो कहिए कि आपके पास जो है वो इश्यूज इस दफा थे, आप नहीं कर सके। गवर्नमेंट थी, इमरान खान पीटीआई छोड़ के गई थी, तबाह बर्बाद करके मुल्क की इकोनॉमी को, और जाते जाते लात मार के गए थे, और जाके अगले 1 हफ्ते बाद कह रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। तो उस हालात में फिर यही होना था ना जो हो रहा है इस मुल्क के अंदर। और फिर उसके बाद जो 63A वाला कारनामा हुआ, जो मुसलसल इस मुल्क के अंदर कारनामे चल रहे हैं, तो यही होगा। सिद्दीक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी साहब? अच्छा, मैं बड़ा हैरान होता हूँ आइंदा से ना जो आप मेहमान बिठाया करें, जिन्हें के जो अल्फाज कहे ना उस पर साबित भी करना है। मैं हैरान होता हूँ, मैं जो कि शुगर की प्राइसेस देख रहा आया हूँ, ये 2013 से 2018 तक साबित कर दें कि स्टैटिक प्राइस रही थी, ये आइंदा से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। या चैनल पे बैठकर झूठ बोल देना ये कोई इतना आसान काम है? खुदारा। और दूसरी बात ध्यान में रखिएगा, जो इन्हें पता ही नहीं प्राइस मैकेनिज्म फिक्सेशन क्या है। आपका डॉलर इस वक्त कहां चला गया है, और डॉलर कसूर पुरानी गवर्नमेंट का है, इनका है। 17 महीने 16 महीने ये लोग रहे हैं इक़्तिदार के अंदर। चीनी की कीमतें आप उठाकर देख लें क्या किया है इन्होंने, आटे के साथ किया, महंगाई के साथ हाल क्या किया है। अच्छा नहीं लगता ये बात, वो डिफॉल्ट कर गया। ओ भाई क्या हर चीज के एक्सपर्ट है ना, कानून के भी एक्सपर्ट है, चीनी की भी एक्सपर्ट है। एक काम आता है आपको अजहर सिद्दीक साहब, वो मैं इधर टीवी पे बता दूं, आप किसी को शक्ल ना दिखाने का काम रहे, आपको लॉ का भी कुछ नहीं पता। आप एक अव्वल दर्जे के फ्रॉडियर झूठे आदमी हैं। मैंने 13 से 18 की बात की है, मैंने सही की है कि नहीं की? 3% इन्फ्लेशन थी और 55 रुपए में मिली, 55 रुपए में छोड़ के गए, ये बात सही है कि नहीं है? बोले जा रहे होगा, इसलिए बोलते रहो, आप बात को ना पता ना वास्ता। और अच्छा, आप शुगर के भी एक्सपर्ट हो गए, ये अजहर सिद्दीक साहब हर चीज के एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो करने टीवी पे बैठे हैं, पता नहीं कुछ है नहीं, कंप्लीट तो करने दे। कंप्लीट क्या कहते हैं, झूठा बोल रहे हैं फजूल में, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। कंप्लीट करने दें आप, उसके बाद आप रिप्लाई कर दीजिएगा। जी अजहर साहब। अच्छा, मसला ये है ना, प्रॉब्लम जो है ना यहाँ तक कुछ है नहीं, हम समझते हैं बहुत एक्सपर्ट है। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ टीवी चैनल के ऊपर। आपको अपना काम आता नहीं, आप शुगर में क्यों जा रहे हैं? आराम से बैठो, अब सुनो जरा, सुनो आराम से। तुम चुप करके बैठो, सस्ते और थर्ड क्लास यार। मेरा ख्याल है तो ये टाउट है, ये तुम्हारा काम सिर्फ पैसे आगे करना है। अच्छा, तुम पैसे आगे करने के अलावा तुम्हें कोई काम आता ही नहीं है। पर्सनल टैक्स ना पैसे लेने के अलावा और आगे जजों को देने के अलावा तुम्हें क्या काम करना है? कानून का पता कुछ है नहीं, यहाँ पे चीनी के एक्सपर्ट बने हुए। अच्छा, प्लीज पर्सनल टैक्स मत कीजिए। मैं इन्होंने शुरू किया, मैंने तो नहीं किया। ये बदतमीजी किया जा रहे हैं, बदतमीज लोगों को लाके आप बिठा देते हैं। अच्छा, तमीज नाम की चीज नहीं है इसको। खाओ यहाँ कुरान की कसम यहाँ, और बताओ कि तुम सच बोल रहे हो। खाओ कुरान की कसम यहाँ। मेरा ख्याल है लेट्स जस्ट कूल द टेम्परेचर्स। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को किसी, लेट्स होप वी टेक इट टू अ सेनर डायरेक्शन। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चीनी की प्राइसेस के इंक्रीज़ के क्या मुहर्रिकात हैं, कौन पैसे बनाता है, कहाँ माफिया है, ये चीज़ें सुन के मेरे कान और आपके कान थक चुके हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है कि ये किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचेगा। इसी तरह माफिया अगली हुकूमत जो आएगी उसमें भी होंगे और इसी तरह हम सुनते रहेंगे। लेकिन एक और जो बहुत बड़ा मसला है, चीनी की प्राइसेस तो हैं ही हैं, बिजली की प्राइसेस, जो बिजली के बिल्स आ रहे हैं
वो किस तरह जो है वो बिजली बन के गिर रहे हैं सब पे, और उस पर हमारे निगरान वज़ीर आज़म क्या कह रहे हैं, ज़रा वो सुनती हूँ और फिर सायरा साहिबा की तरफ जाऊँगी। हमने IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने चाहा हमारी जो बिजली की पैदावार है उसको हम बढ़ाएं, विदाउट रियलाइजेशन कि इसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हम कर रहे हैं वो इतने ड्रैकोनियन और इतने अनफेवरेबल हैं हमारी सोसाइटी और स्टेट के लिए। एक तरफ एक शहर में बिलों को जलाया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है, उधर ही इतनी की चोरी हो रही है। अच्छा सारा साहिबा, ये मेरे फिगर्स नहीं हैं, सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने कहा कि जी इस वक्त 2300 अरब का जो है वो सर्कुलर डेट है, 250 अरब की जो है वो चोरी होती है। लेकिन मसला ये है, जो हुकूमत आती है वो आके थी जी सर्कुलर डेट पिछले वालों ने इतना कर दिया है, अब नून लीग आई, उन्होंने कहा जी हमने दे दिया सर्कुलर डेट, अब ये नहीं बढ़ेगा। उसका हाल ये था कि जब ये गए तो 1300 पे था, उसके बाद PTI गई तो 2600 पे था। मोडस ऑपरेंडा वही है कि अवाम पे जो है वो बिल डाल दो, जो पैसे देते हैं, जो एक्चुअली बिल देते हैं उन पे मजीद और जो है वो बिल डाल दो, वही मोडस ऑपरेंडा है। पता है चोरी कहाँ होती है, पता है चोरी कैसे होती है, पता है चोरी कौन कर रहा है, लेकिन आज तक हमने देखा नहीं है कि इसके खिलाफ कुछ होगा या कोई तरीकाकार बदला जाए। सही कह रही हैं। मैं पार कमेटी की मेंबर भी थी और उससे पहले भुट्टा साहब थे, वो तब भी हमें यही कहानियां सुनने को मिलती थी। फिर उसके बाद लंगड़ियाल साहब आए तो उन्होंने तो आखिरी मीटिंग में सर झुका के बोला कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जब बहुत सारी तफसील उनसे पूछी तो उन्होंने कहा था कि मैं टेक्निकल बंदा नहीं हूँ। भैया आप टेक्निकल नहीं है तो फिर आप इस पोस्ट पर क्यों हैं? इस 5 साल मैं चीखती रही उनको इस चोरी के बारे में कि आप वैसे तो सर्कुलर डेट का जिक्र करते हैं और बाकी सब चीज़ों का जिक्र करते हैं, कोई चोरी रोकने में तो वो सीरियस हो। मसला ये है कि सबसे वो कहते हैं ना कि जो हमारी डिस्कोज हैं, सियासी मुदाखलत बहुत ज़्यादा, जो इनके बोर्ड्स बने हुए, आप बोर्ड्स देख लीजिए, उसमें हमारे सियासतदानों के भांजे, मामे के बच्चे, चाचे के बच्चे, खाला के बच्चे वो हैं। उसके बाद ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, वो कहाँ से फ़ोन आते हैं और किसके फ़ोन आते रहे कि आप नाम सुन के तो मैंने खुद हैरान होती थी, यार इतना बड़ा बंदा ये इतना फारिग है कि ये एक SDO के लिए फ़ोन कर रहा है। तो ये ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, खांचे चलते रहते हैं, किचन का खर्चा चलता रहता है, तो ये नहीं होगा, कोई भी सीरियस नहीं है। अभी वापडा के पीछे सारे मतलब जैसे थे कि अब उनके ना जो फ्री के यूनिट्स ख़त्म किए जाएं, उनके फ्री के यूनिट्स ख़त्म करेंगे, उनको तो सारे तरीके आते हैं, वो तो खुद कुंडा डलवाते हैं, उनको तो ये पता है कि 2 फेज़ का मीटर लगाना है या 4 फेज़ का लगाना है और कैसे चोरी करनी है, ये कैसे वो हो गया। ये तो जब IPPs आंखें बंद करके लगाए जा रहे थे और अपनों को नवाजे जा रहे थे, आप मुझे बताएं कोई इतना बेरहम हो सकता है? वैसे तो हम जुबानी कलामी कहते हैं कि मुल्क के ऊपर जान कुर्बान कर देंगे, किसी ने सोचा भी नहीं कि ये जो हम इसको कैपेसिटी पेमेंट के बारे में कि बेटा तू बना बिजली, तेरे से हम ले ना ले मगर तुम्हें पैसे देंगे, क्योंकि ये हमारे बाप का माल नहीं है, इस गरीबों से हमने खून पीस के इनका चूस के तुम्हें देना है, इसलिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 12 उसने लगाई, 14 उसने लगाई, 15 उसने लगा ली, और फिर सब ये इसी तरह आवाम के ऊपर ये सारा कुछ होता रहा। भाई आप दूसरी वो कहते हैं ना कि दूसरी एनर्जीज की तरफ क्यों नहीं जा रहे? कोयला अफ्रीका से आ रहा है हमारा, उसका जो आने का उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, फिर उसके बाद जी हमने अफगानिस्तान से कोयला लेना है, जैसे अफगानिस्तान से कोयला का उन्होंने $100 पर उसकी वो जो ट्रांसपोर्टेशन का वो बढ़ा दिया, जिनको हम अपना पेट काट के चोरी करके अपनी चीनी, अपना आटा, अपनी खाद, अपने डॉलर, अपना लाइव स्टॉक पर कभी आए तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ से कितने परमिट जाते हैं और वहाँ पर भर वहाँ पर जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर होता नहीं, और हम 2000 किलो गोश्त खाने पे मजबूर हैं, और गरीबों को तो खैर वो भी जो बेचारे हैं वो तो ख्वाब हो गया उनके लिए। पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई, क्या कह रही थी? तो ये सारी चीजें IPPs के बारे में कह रही थी। सही कहे, आखिरी लफ्ज क्या कह रही थी? एक तो जज्बात में पता नहीं मेरे को राइट लेफ्ट ही निकल जाती हूँ। लाइव स्टॉक की बात कर रही थी, मैं भूल गई थी। मैं बात कहाँ से जी? बात हो रही थी IPPs की कि IPPs का जो है वो जी कैपेसिटी पेमेंट्स जो है वो देनी है आप उस जी IPPs का ये सारा वो करके स्ट्रेटजी सारा वो करके वो कुछ भी नहीं हो सकता। बस ऐसे ही है
कि वो डॉलर में वो यही हैं, और बाकी नाम है 1-2 मलेशिया वगैरह या उधर की हैं, बाकी तो अपने बिजनेस टाइकून्स हैं, मंशा साहब हैं, 2-3 और हैं, सब आसपास। कोयले की बात चल रही थी, सॉरी, तो जो सिंध का कोयला था वो हमें लंगड़ियाल साहब ने ब्रीफिंग दी थी कि वो इस काबिल नहीं है, और हमारे पास जो उसको रिफाइन करने के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उसको डबल चाहिए, क्योंकि वो कोयला डबल द कैपेसिटी वो जलेगा उसमें। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जब थर कोल का मुआयना करने गए तो उन्होंने कहा ये गेम चेंजर होगा। अरे साहिवाल कोल वहां लगा दिया जिस वक्त गांव वो पाकिस्तान में बिल्कुल वो ब्रेक डाउन हुआ था, तो पता चला था कि वो वहां पर कोयला नहीं था कि उसको ऑल्टरनेट जलाया जाता, कि उसी वक्त ट्रेन की पटड़ी पे हादसा हुआ था। और मजे की बात ये है कि जैसे किसी गरीब सौदा लेता है ना डेली का, आधा किलो प्याज, आधा किलो टमाटर, ये डेली का कोयला जाता है, वहां पर वो कोयला भी नहीं, अपने कोयले को उन्होंने बोला कि ये डी ग्रेड कोयला है, कि दूसरी ऑल्टरनेट एनर्जीज की तरफ जाना है, सोलर जाना है। सोलर पे भी आप देख लें नेट मीटरिंग का क्या हाल हो रहा है, कुछ नहीं होगा, ये बस ऐसे सिर्फ बातें ही हैं, और इसी तरह चलता जाएगा। ये सर्कुलर डेट जो है कोई कुछ नहीं करेगा। देखिए इल्जाम दर इल्जामात, मैं तो कह रही हूँ कि अगर अगली कोई हुकूमत आए तो उनको पाक किताब के ऊपर हाथ रखवा के मैं हल्फ ले लूं कि पिछली हुकूमत का जिक्र नहीं करोगे, जो कारकर्दगी तुम्हारी है हम वो देखेंगे, पीछे का जिक्र नहीं करना, पीछे का जिक्र करना है ये नामुमकिन है, ये मेरे और आपके लिए ख्वाब ही रह जाएगा, ये आगे कोई नहीं चलेगा। तो डॉक्टर साहब मुशर्रफ साहब के दौर में 60 रुपए, ठीक जी, मैं जरा अफनान साहब की तरफ, अयूब खान के दौर में अम्मी ने बताया था 100 रुपए तोला सोना था। बस वो हम कहानियां सुनेंगे और आगे हम अपने बच्चों को बताया करेंगे कि इतने हज़ार था और उस वक्त जो है करोड़ों में चला जाएगा शायद। अच्छा अफनान साहब, ये एक चीज़, एक फिनोमेना हम देखते आ रहे हैं। आपकी हुकूमत आई, आपने कहा 2013 में मैं बात कर रही हूँ, 500 अरब का सर्कुलर रेट था, आपने कहा एक हम जो है वो सिग्नेचर से दे देंगे, आपको याद है ऑडिट भी नहीं उस वक्त हुआ था, आपने कहा इसके बाद नहीं बढ़ेगा। 500 से वो 1300 पे गया, 1300 से वो उसके बाद जो है वो इस वक्त 2300 2600 भी कह रहे हैं जो इस पे चला गया, ठीक है 2600 से आप 2300 पे जो है चले ले आए, ठीक है। पॉइंट ये है कि जब इसका जो प्रॉब्लम्स जो इसके एक्चुअल इश्यूज़ हैं, वो ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच का इशू है, वो आपकी चोरी का इशू है, ठीक है। अब मैं और आप अगर बिल दे रहे हैं तो हमसे ही मजीद वसूल किए जाने हैं, मतलब उसको क्यों नहीं हम फिक्स कर सकते। जहाँ भी अगेन पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, डिस्कोर्स में जो बात कर रही है, शी इज एब्सोल्युटली राइट। चोरी कहाँ होती है आपको पता है, मुझे पता है, बट नो वन इज गोइंग टू बेल द कैट। ये बात आपकी ठीक है, कहते हैं कि देखिए मसाइल बहुत सारे हैं। एक बात तो इन्होंने गलत की, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 60 रुपए की चीनी नहीं मिलती थी, जब वो 2008 में गया तो 130 रुपए पे छोड़ के गया। लेकिन बहरहाल बात ये है कि देखें हमने जब हमारी 2013 में हुकूमत आई तो उस वक्त जो है वो जो इसका बिजली का मसला था, मतलब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नहीं थी। 12 से 16 घंटे की आपकी लोड शेडिंग इसलिए थी क्योंकि बिजली थी ही नहीं मुल्क के अंदर, आप देते कैसे। तो हमने उसके लिए 11,000 मेगावाट के कारखाने बिजली के लगाए, जो आज बिजली अवेलेबल है। नहीं करना चाहिए आज बिजली नहीं, आज रेट्रोस्पेक्ट में आप सोचते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल, अगर ये ना लगाते तो आज आपको बिजली होती ना, आप फिर अपने सारे सोलर लगाते। जो मुआहदे हुए उनको मैं वो बात कर रही हूँ, क्या उनको रिविजिट नहीं होना चाहिए? बिल्कुल 100% मुआहदे ठीक हुए हैं। देखें, और ये वाली बातें भी ऐसी है ना, मतलब आपने अगर बैठ के बुराइयां करनी है तो जो मर्जी कोई भी जो मर्जी करता रहे। बात ये है कि हमारे मुल्क में नेपरा मौजूद है, 17.5% आपने IRR इंश्योर करना था जो बाहर से, ताकि इन्वेस्टर्स आए। 17.5% के IRR के ऊपर सारे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। अगर नहीं लगे तो बताएं कि जी फलाना प्रोजेक्ट जो है वो ज़्यादा पे लगा हुआ है, मगर आप इस तरह हर चीज़ को कंट्रोवर्शियल तो नहीं हम कर सकते ना। आप मुझे बताएं, वो फिर फॉरेन इन्वेस्टर फिर आता भी नहीं है। हमने इसी तरह का जो इशू है, बिजली बनाए ना ले आपने पैसे फिर भी देने हैं। तो इसकी वजह ये है कि देखें, बात ये है कि जब आपकी मुल्क की इकॉनमी चलती है, आप अपनी कैपेसिटी लगाते हैं, आप उम्मीद करते हैं कि आपकी इकॉनमी ग्रो करेगी, आपको ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होगी। चलिए मुझे ये बता दें, 500 से हम 1300 पे क्यों पहुंच गए? जब आपने आके एक सिग्नेचर से आपने कहा जी हम दे रहे हैं इनको, ख़त्म करें, तो फिर 1300 पे क्यों आ गए? वो ठीक है, देखें अगर हमने कोशिश तो की कि जो है वो बहुत ज़्यादा जो है आउट ऑफ कंट्रोल ना, 5 साल के अंदर जो है वो 700-800 अरब रुपए बढ़ा, जो आपको 500 पे मिला था, जो हमें 560 के ऊपर मिला था, और हमने जो है वो 1200 के ऊपर छोड़ा था। और जो इनको 1200 पे मिला था, 1300 पे मिला था, इन्होंने 2600 पे छोड़ा, अभी हमने फिर 300 अरब रुपए कम कर दिए। लेकिन
ये देखें बात ये है कि ये ओवरनाइट तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी ना। पावर प्लांट तो पिछले, मैं वही पूछ रही हूँ ना, आपने तो आके जब दिया, मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त, इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो पावर मिनिस्टर थे और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि आपको, मुझे याद है प्रोग्राम भी शायद याद है, नदीम मलिक साहब का प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने कहा जी इसके बाद आपको सर्कुलर डेट नहीं मिलेगा। और उसके बाद हुआ ये कि जब आप जा रहे थे तो 500 पे मिला था, 800 मजीद बढ़ा के 1300 पे हो गया, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, 2.5 टाइम्स। ठीक है, सो पॉइंट ये है कि जब तक आप इसके जो क्रिटिकल इश्यूज हैं वो नहीं सॉर्ट आउट करेंगे, जहाँ चोरी का है, जो एनटीडीसी का निज़ाम है, तो कैसे चीज़ें ठीक होंगी? देखिए ये बात, एक तो सिस्टम के अंदर चोरी भी है, फिर ज़ाहिर जितनी आपकी बनाने की कॉस्ट है उतने पे आप बेचते नहीं है, तो जो डिफरेंस है वो आपका सर्कुलर डेट है। अब बात ये ज़रूर है कि इसके अंदर सिस्टम के अंदर रिव्यू किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव की जा सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए बात यह है कि सिस्टम अगर चलेगा तो ये सारा मामला तो होगा ना। अगर आप बार बार ये कभी कहीं से कोई इंटरवेंशन, कभी कहीं से, तो फिर वो कैसे कहते हैं मुल्क चलेगा? आप मुझे बताएं ना, आप मुझे ये बताएं, मेरी गुजारिश सुन लें। देखिए हमने 11,000 मेगावाट की बिजली के कारखाने लगाए 5 साल के अंदर पूरे। ये भी तो एक इन इटसेल्फ एक फीट है ना। ये दासू का जो प्रोजेक्ट लग रहा है, सुन्नी किनारी का जो प्रोजेक्ट है, हमने LNG के प्रोजेक्ट लगाए जो सबसे फास्टेस्ट से जो सबसे एफिशिएंट पावर प्लांट है पूरी दुनिया के अंदर, LNG का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया। ये भी तो हमने ही किया ना। अगर हम ये ना करते, आप सोचें आज ना गैस होती ना बिजली होती इस मुल्क में। अदनान साहब, लेकिन बात ये है, मोटरवेज बनाई हमने, नहीं वो ठीक है, जो चीज़ें हैं वो ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये तो नहीं कह सकते कि अगर आपने एक कोई चीज़ जो है वो ठीक की तो दूसरी जो चीज़ खराब हो गई उसको पॉइंट आउट ना किया जाए। और उसका बिल्कुल पॉइंट आउट करें, वो नहीं, मतलब गैस में जब आप गए तो 160 अरब का, तो वहाँ पे जो है वो सर्कुलर डेट हो ये रहा है कि हमें टैक्स कलेक्शन बढ़ानी है, और वो जो ओवर टैक्सड हम ऑलरेडी हैं बिजली के बिलों में। अब आप समझे ऑलमोस्ट 50% आप बिल देखते हैं, 50% टैक्सेस हमारे जा रहे हैं। ठीक है, खैर चलिए मैं जरा अज़ीज़ सिद्दीक साहब के पास जाऊंगी, एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद अज़ीज़ साहब के पास जाऊंगी। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अज़ीज़ सिद्दीक साहब, पिछले सेगमेंट से थोड़ा सा आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी इस पे लेना चाहूँगी। क्या वजह है कि इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजली चोरी हो रही है, सबको पता है कहाँ चोरी हो रही है, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी को अरेस्ट होते नहीं देखा, मैंने आज तक किसी को कोर्ट ऑफ लॉ में इस चक्कर में नहीं देखा, या वो बिल माफ़ हो जाते हैं या कहीं से कोई मुकमुका हो जाती है। क्या वजह है? अगेन वही वेस्टेड इंटरेस्ट। हाँ देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। एक सियासतदान जब हुकूमत करने आता है ना, तो उसने वोटों पे आना है किन लोगों के लिए? जो इन्वेस्टर होंगे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, यानी हर एक को पता है कि मियां मंशा का क्या रोल है पावर सेक्टर के अंदर। और जो जिस दौर का जिक्र कर रही हैं, उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उमरताब इंदियाल साहब थे, तो 480 बिलियन जो अरब रुपए का जो है ना ऑडिट कराने के लिए कहा गया। ऑडिट कोई नहीं, कि ऑडिट के बगैर पैसे दे दिए गए। 3 वजूहात हैं मेन इस मुल्क की तबाही के लिए। एक तो सियासतदान को हमने सारा कुछ दे दिया है और कोशिश करते हैं, देखिए ना, ट्रांसफर पोस्टिंग बड़ी जबरदस्त बात है, और ये हकीकत है। आपने आज तक बिजली चोरी कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं किया। आप दूसरी तरफ इंडिया की तरफ देखें, उन्होंने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना एडवांस कर लिया उन्होंने, और सिर्फ बिजली में उन्होंने चोरी कम। आज अगर आप बिजली चोरी खत्म कर दें, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लॉस खत्म कर दें, तो IMF के जो कंडीशंस हैं वो आपकी नरम हो जाएंगी। लेकिन क्यों करनी नहीं है ना? वजह क्या है कि SDO से लेकर आपके जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वहां तक सारी आपने सियासी अपॉइंटमेंट्स करनी है। साहब, जो जहां बिल्स नहीं दिए जाते वो भी तो इन्हीं की कंस्टिट्यूएंसीज है ना, वहां पे भी तो लोगों को खुश रखना है। मैं बड़ी मजेदार आपको बात बताऊं आपको, यानी आज अगर डैम लगा दिए होते हैं लोगों ने, इमरान खान के दौर में डैम, आपने देखा कितने डैम लगे और कितने प्रोजेक्ट आए। अगर इन्होंने डैम, ये हम क्या चलेंगे? कौन से डैम्स साहब, वैसे कौन से डैम्स? देखिए, छोटे वाले वाटर के हवाले से कई डैम इस वक्त काम कर रहे हैं, और पानी के हवाले से आप देख लें 3-4 प्रोजेक्ट तो इस वक्त ग्राउंड पे आ चुके हुए हैं। आप जो मुझे सिर्फ वो ना वो डैम फंड याद है जो इस वक्त जो है वो वहां भी आम बंदे को तो पता नहीं है, उसमें 1 रुपए का फ्रॉड नहीं है। वो समझ की बात है जो इकोनॉमिक्स। आपको याद होगा कि 10 साल जो KP में भी है, वहां पे भी जो डैम्स बनने थे 1 मेगावाट नहीं प्रोड्यूस कर सके, खुद मानते हैं। वो कौन से डैम सर?
ना ऐसा नहीं, मैं जरा टॉपिक से हट जाऊंगा, ये बात से स्पेसिफिक हो जाएगी। बात समझना ये है आपको कि सबसे पहले यहाँ वापडा था, वापडा से डी बंडल करके ये मिली भगत के पुरानी सियासी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी या नून लीग के दौर में ये सारा कुछ हुआ है। आपने क्या किया, उसको डी बंडल करके आपने बनाई जनरेशन कंपनीज, ट्रांसमिशन कंपनीज और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। ये सबसे पहली तबाही कि जिसकी वजह से ये मुल्क जो है तबाही के दखाने की तरफ चला गया। उसकी वजह क्या थी? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, फायदे लेना। हमने यानी आप आते एक नेपरा बनाया, हमने नेपरा को इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश की। नेपरा में अपॉइंटमेंट सारी, ट्रांसफर पोस्टिंग सारी जितनी भी है वहां की, वो सारी की सारी सियासी बुनियादों पर। और नेपरा का काम है इन चीजों को देखना। मैं खुद थक हार गया हूं नेपरा को खींचते हुए। आप अंदाजा लगाएं, मैं एक ऐसा केस बता सकता हूं जो सबूत पे कि 98 लाख यूनिट जो है वो बिजली ज्यादा चार्ज कर ली। तकरीबन 1.5 साल लगा वापस आने में। वजह क्या थी कि वो जो चोरी का सारा जो बोझ था वो किस तरह डाला था। अब अगला हल है कि इन सारे यानी ये 4-5 जो मामला है ना, चीनी ले लें, आटा ले लें, बिजली ले लें, गैस ले लें, पेट्रोल ले लें, ये वाले जो मामला है ना, इस सियासतदानों की पहुंच से दूर कर लें, इनको हटा दें। इन सबके कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए इन लोगों का सियासत के अंदर। इस सारे प्रोसेस में वो लोग पॉजिटिव आगे आए कि जो इस मुल्क के लिए कुछ माजरत के साथ वो हमारे एक चीफ जस्टिस साहब थे जिन्होंने डैम फंड बनाया था, उन्होंने डैम बनाना था। वो इंग्लिश का जो लफ्ज है इट्स डैम्ड नाउ। सो यू नो आई पर्सनली थिंक कि सियासतदानों का ही काम है सर। बात ये है कि लेकिन आवे का आवा बिगड़ा हुआ सिस्टम को ठीक करना है, ये तो नहीं हम कह सकते सियासतदानों से जो है ले लेना चाहिए। नहीं, हम 54,000 केसों पे हम फैसले दे देते, ये वाले काम इनसे करा लेते। यही हो सकता है। ऑर्डर दिया कालाबाग डैम को, लाहौर हाईकोर्ट ने 2012 आज तक कालाबाग डैम बनाया उन्होंने। अब जो डैम जो बनाने का मकसद क्या था, वो उस वक्त ये था कि लोगों में अवेयरनेस पैदा कर रही थी, और पैसा सारे का सारा आज भी पड़ा हुआ है। यानी उन्होंने क्या की, उनका काम तो ये नहीं था, उनका काम बिल्कुल ये नहीं था, उनका बाकी ये काम नहीं था। अच्छा, मैं बिल्कुल इंडिया और चाइना में कहाँ चले गए वो, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं जरा सारे साहब, हाँ जी क्विकली मैं सारे साहब 54,000 केसेस क्या कहते हैं अदालतों में पड़े हुए सुप्रीम कोर्ट में खाली, तो वो 54,000 केसेस पर हम सुन लेते हैं और ये डैम फिर इनसे बनवा लेते हैं। चले, मेरा ख्याल है सायरा साहिबा एक और चीज बात ही नहीं ओ भाई, वो पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस का कोई ताल्लुक नहीं 54,000 केसों का। नहीं तो 54,000 को 1 लाख कर देना फिर। अपनी 129 नंबर पे अदलिया है 140 में से, 129 नंबर वाले बता रहे हैं कि बाकी काम कैसे करना है। मैं जरा जहाँ बात हो रही है कि मुल्क जो है, मुल्क में क्या प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज क्या हैं, क्यों आगे नहीं जा रहे। सारे साहब वहाँ पे जो आज जैसे गिरफ्तारी हुई है उसकी तरफ जाती हूँ, जो परवेज इलाही साहब को दोबारा गिरफ्तार किया गया है, क्या जिस तरह ये विक्टिमाइजेशन चल रही है, जिस तरह ये चीज़ें चल रही हैं, इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड देन जो इंटरट्वाइंड है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ, वो कभी आएगी फिर? नहीं जी, बिल्कुल नहीं आएगी। मैं तो हैरान हूँ कि जज साहब के ऐसे रिमार्क्स थे कि उन्होंने बाकायदा कि ना एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, ना नैब गिरफ्तार करेगी, ना एफआईए गिरफ्तार करेगी। और उनको वो एक हमारे कराची में लफ्ज़ बोला जाता है ना कि वो डंडा डोली करके उनको लेकर गए हैं। तो ये फिर ये ऐसी सिचुएशन में आप कैसे कहते हैं कि ये मईशत हो गई या सियासी उस हालात में सुधार आएगा और उसमें स्टेबिलिटी आएगी? सोचना चाहिए इनको, क्या कह सकते हैं, नहीं हो सकता। अब आप इलेक्शन का देख लीजिए कि सारी जमातें जो इस वक्त 90 दिन का इलेक्शन का बाकी एमक्यूएम होगी, पीपल्स पार्टी होगी या जेयूआई, ये बोल रही हैं, ये इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात देने में भी साथ थी। ये पंजाब और केपीए में जब आइन की क्या कहते हैं धज्जियां उड़ रही थी तब भी साथ थे, सीसीआई की मीटिंग में भी साथ थे, साइन करने में कि हाँ हल्का बंदियों के बाद होगा। उसके बाद जी, उसके बाद इनको याद आया कि ये क्या, ये तो हमारे साथ हाथ हो गया, अब क्या, अब तो बस 90 दिन के लिए इलेक्शन चाहिए। आज उन्होंने कहा है कि हल्का बंदियां वो जल्दी करेंगे और फिर उसके बाद वो करेंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ये मेरे दोनों क्या कहते हैं साथी झगड़ रहे थे, सियासतदान ये काम कर लें वो काम कर लें, देखे ना, तो
बात बहुत दूर तक चली जाएगी। सियासतदान कुछ नहीं कर सकते। अगर कर रहे होते, देखिए IMF का कर्जा भी हमारे चीफ साहब की वजह से मिला। 12 को पुल हो, ग्रीन इनिशिएटिव हो, सब में हमारी पाक फौज ने मदद की है ना। इसका मतलब है सियासतदानों में इतनी अहलियत नहीं है ये सारे फैसले लेने की, सियासतदानों की अहलियत की मुझे नहीं पता, लेकिन कैपेसिटी का इशू है। अगर बाहर की दुनिया आप पे या उस तरह ट्रस्ट नहीं है और जाना पड़ता है ग्रीन इनिशिएटिव के लिए या कर्जों के लिए या IMF के लिए, तो आप उनको ब्लेम तो नहीं कर सकते। हाँ जी, मैं कह रही हूँ अच्छी बात है। सियासतदानों ने किया, अपने आप मुल्क को बनाया सियासतदानों ने, मैं तो इसको अप्रिशिएट करती हूँ। सियासतदान लेके आए। मुझे तो कभी कभी हैरत होती है कि आप मुशाहिदुल्लाह साहब के बेटे हैं, हर वक्त धड़धड़ आप जो है वो सियासतदानों को बुला बुला कहेंगे तो आगे आपको जवाब मिलेगा। आप एक अगर आपको पसंद आया ना पसंद आया सियासत छोड़ दे। बदतमीज इंसान लगते ही नहीं आपके मुशाहिदुल्लाह साहब के बेटे हैं। मेरा ख्याल पता नहीं क्या वो ये मुल्क बनाया किसने, ऐसा चले बताएं। ये लेट्स नॉट, ये मुल्क किसने बनाया? मुझे प्लीज आप इन लोगों के साथ ना बिठाया करें। ये पागल है, इनकी दुम पे किसी ने पांव रखा है या क्या इनके साथ प्रॉब्लम है? आप शर्म करें, बेचारों को घर में बिठा के रखें। We'll have to end today's program। अफनान साहब आपका बहुत शुक्रिया, सारा साहब आपका और अज़ीज़ सिद्दीक साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। We'll see you tomorrow. Good night and love।